नमस्कार छात्र। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 9वीं की दाजियो कहानी का अभ्यास करेंगे। दाजियो एक पहाड़ी शब्द है जिसका अर्थ है बड़े भाई, जिसके लेखक है शेखर जोशी और साहित्य प्रकार है कहानी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 में अल्मोड़ा यानी कि उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। उनको केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ किया। उनके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, सात के लोग, हलवाहा, दाजियो, मेरा पहाड़ और नौरंगी बीमारें। उनकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी मिला है। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। दाजियो और मंचन कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। उनकी कहानियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, चेक, रूसी, पोलिश और जापानी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इस दाजियो कहानी में बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है, जिसमें मदन नामक एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। वह इतना भोला है कि जिससे वह अपना दाजियो अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो अब हम कहानी देखेंगे। चौक से निकलकर बाई ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चीटा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 बरस ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी कि 9-10 बरस का जो पहाड़ी बालक जिसका नाम है मदन, कि वह एक चौक में जो शहर में आकर पेट पालने के लिए एक चौक में जो साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है वही वह काम करता है, जिसका रंग गोरा है, जिसकी आंखें नीली है और उनके सुनहरे बाल है, जिसका रूप तो इतना भोला है। और वहाँ जो साइन बोर्ड वाला कैफे में वह काम करता है, वहीं उसकी एक मुलाकात जगदीश बाबू नामक व्यक्ति से होती है। अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला ही नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का आर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक मारते ही चाय हाजिर की। मीनू यानी कि मेनू, के जो हम जाते हैं होटल में तो वो मेनू कार्ड होता है, वही मीनू। कि जब जगदीश बाबू वही कैफ़े में आते हैं तो उसके हाथों में एक अर्धजली सिगरेट होती है। जब वह जगदीश बाबू को देखता है तो वह कैफ़े में प्लेटें उठा रहा था एक टेबल पर से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह प्रतीक्षा कर रहा हो जगदीश बाबू की बहुत देर से। वह जगदीश बाबू को देखकर थोड़ा झुक गया और थोड़ा मुस्कुराया तब उसे ऐसा लगा कि उसके मुंह में, उसके भोला जो मुंह था उसमें पूरे कैफ़े का मेनू समाहित था और जगदीश बाबू ने आकर सिंगल चाय का ऑर्डर दिया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निशंक होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है उस एकांकी
पन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरों वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता। उस एकांकीपन की अनुभूति उस अलगाव के जड़े होती है, बिछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। कि जब कि मनुष्य है वो बड़ा ही विचित्र प्राणी है, क्योंकि उनकी भावना भी विचित्र है। क्योंकि जब वो अकेला होता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, तब उसे एकांकीपन का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब वो कलरवमय जनरोमय वातावरण में होता है, कोलाहलपूर्ण वातावरण में होता है, तब उसे ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ तो कोई मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ अकेला ही हूँ। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायासी याद आने लगते हैं अपने गाँव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे, होटल, चाय साहब। कि जगदीश बाबू है वह इस शहर के नहीं है, वह यहाँ चौक की जो चहल पहल, कोलाहलपूर्ण वातावरण है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ अकेला हूँ। जब वो ऐसी अनुभूति करता है तब उससे अनायास कि शायद जो अनायासी के आपो आप में उन्हें याद आने लगता है कि गांव पड़ोस के जो लोग थे, उनके जो मित्र थे स्कूल कॉलेज के, वह उन सबकी याद आती है। तभी मदन आकर कहता है कि चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट चाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मंसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। कि जब मदन ने चाय साहब कहा तो उनकी जो आवाज़ थी तो उन्हें सुनकर जगदीश बाबू को कोई अपना है ऐसा लगा। तब उन्होंने मदन को अपना नाम पूछा, उनके पहाड़ का नाम पूछा, वह कौन से गांव का है, सब पूछा। तब मदन ने कहा, मैं अल्मोड़ा पहाड़ी का रहने वाला बालक हूँ। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था, इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोटिया लगो, वो संकुचता हुआ सा बोला। कि मदन को अपने गांव का नाम लेने में संकुचता हो रही थी, शर्म आ रही थी। इसलिए जब उसने कहा कि मैं अल्मोड़ा के 15-20 मील दूर एक गाँव है, वहाँ का रहने वाला हूँ, तो जगदीश बाबू ने उन्हें फिर से पूछा कि तुम्हारे गांव का नाम तो होगा। तब मदन ने शर्माता हुआ कहा, संकोच से कहा कि डोटिया लगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पूर्ति हुई एकांकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसे निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेंगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह मानो अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। कि जब डोटिया लगो सुना तो जगदीश बाबू ने कहा कि मैं भी वहीं एक पास से गांव का रहने वाला हूँ। तो यह सुना तो मदन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्हें अपने गांव की याद आ गई, अपने लोगों की याद आ गई। इसलिए वह खुशी प्रसन्नता के कारण वह कुछ ही बोल ही नहीं पाया। अतीत गाँव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी माँ, बाबा, दीदी, भूली भूली यानी छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच ही अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। कि जब उन्होंने जगदीश बाबू
नहीं, जब कहा कि मैं भी वहीं पास से रहने वाला एक आदमी हूँ, तब उन्हें अपने दाजी बड़े भाई की याद आ गई। और अब 2-4 दिनों में ही जगदीश बाबू और मदन की जो दोस्ती थी वह गहरी हो गई, वह अपनेपन सी लगने लगी। तब जगदीश बाबू कैफे में आते और टेबल पर बैठे, तभी मदन का स्वर उन्हें सुनाई दे, दाजियो जहन दाजियो, आज तो ठंड बहुत है दाजियो, क्या यहाँ भी हु यानी कि हिम पड़ेगा दाजियो, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजियो कोई चीज़? कि जब वह जगदीश बाबू से बातें करता कि दाजियो जय हिंद दाजियो, आ तो बहुत ठंड है दाजियो, क्या हिम पड़ेगा? तो दाजियो कल तो तुमने बहुत कम खाना खाए थे, तब ये बातें करते। तभी कैफे में दूसरी ओर दूसरे लोगों की आवाज़ आती, बॉय यहाँ आओ। तो मदन वहाँ पे जाता और जाते जाते कह जाता कि दाजियो तुम्हारे लिए कोई चीज़ लाओ, पानी लाओ। लाया दाचियो। दूसरी टेबल से मदन की आवाज़ सुनाई देती। मदन दाचियो शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दूर आता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाचियो कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाचियो मदन इधर आओ आया दाजू। कि जब मदन और जगदीश बाबू की दोस्ती हो जाती है, तब जगदीश बाबू को ये जो पराया शहर था वह अपनेपन सा लगने लगता है। लेकिन वह थोड़े दिनों में जो मदन का दाचू दाचू कहलाना है, वह शब्द जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगता है। दाचू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्ग के संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाचू चाय लाओ। कि जब दाजू दाजू कहलाना मदन को अब जगदीश बाबू को अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दाजू शब्द सुनकर जगदीश बाबू के जो मध्यम वर्ग के संस्कार थे वह उन्हें याद आ जाते थे। अब मदन और जगदीश बाबू का जो अपनेपन का वह रिश्ता था, उनके आगे अब जगदीश बाबू का अहंकार वह बढ़ने लगा। जब दाजू मदन ने कहा कि दाजू तुम्हारे लिए चाय लाऊं, तो चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया था कि जब प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा, कि जब जगदीश बाबू को यह अच्छा नहीं लगता है, तब उन्होंने एक दिन क्रोध में आकर मदन को कह दिया कि तुम पूरे दिन दाजी दाजी क्यों चिल्लाते रहते हो, तुम्हें किसी की प्रतिष्ठा का ख्याल है या नहीं? लेकिन यह मदन जो प्रेस्टीज शब्द सुनकर भी उनको प्रेस्टीज का अर्थ नहीं पता था, लेकिन फिर भी वह कुछ समझ गया हो, वह उनको समझ में आ गया कि यह जो जगदीश बाबू उसे ऐसा कहने लगते कि वह उनकी प्रतिष्ठा कि मैं उसे दाजियो कहता, अब यह उनको शब्द अच्छा नहीं लगता। वह मदन बिना कुछ समझे ही वहाँ से चला जाता है और बिना समझे प्रेस्टीज का अर्थ समझे बिना ही वह सब कुछ समझ जाता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों से सर्दी कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। कि जब जगदीश बाबू ने मदन पर क्रोध किया तो मदन वहाँ से अपने मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह अपने घर चला जाता है और वह अपनी कोठरी में रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है। तब उन्हें पता जो उनके बीच में जो कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन वो आत्मीयता का संबंध था, वह भी जगदीश बाबू के अहंकार के कारण आज टूट गया है। तब मदन को ऐसा लगता है कि उनको कि अपनी माता की गोद से और पिता की बाहों से किसी ने दूर कर दिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। ये मनुष्य की जो भावना है वह स्थिर नहीं रहती है, क्योंकि वह अपने आंखों से आंसू बहाकर वह अपनी भावना को भी बाहर फेंक देता है। और फिर वह मदन है, वह भी जो अपनी भावुकता थी, जो आत्मीयता का संबंध था, उनको भी वह अब याद
रखे बिना ही दूसरे दिन काम पर चला जाता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजियो कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। कि जब दूसरा दिन हुआ तब जगदीश बाबू अपने दोस्त हेमंत के साथ वह कैफे में आते, तब भी वह मदन उसके पास नहीं जाता और दाजू शब्द भी नहीं चिल्लाता। और जब मदन ने कुछ नहीं कहा तब जगदीश बाबू ने उन्हें बुलाया और कहा कि 2 चाय और 2 आमलेट लाओ। तब भी दाजू ने उन्हें लाया दाजू न कहकर लाया साहब कह दिया। शायद पहाड़ी आए हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने अहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही रह गई। मदन की आंखों की सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजियो आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लग जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। कि जब मदन चाय लेकर आता है तभी वह हेमंत उसे अहंकार से पूछता है, क्या नाम तुम्हारा? तब उन्हें जो जगदीश बाबू का एक दिन कहना, क्या नाम है तुम्हारा, तुम किस पहाड़ी के रहने वाले, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, हम दोनों पास पास के गांव के रहने वाले, ये सब स्मृतियाँ उनके आंखों के सामने आ जाती है। हेमंत ने आग्रह के स्वर से दुहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब, मुझे संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। और हेमंत ने दूसरी बार पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तब मदन सिर्फ इतना ही कहता है कि बॉय कहते हैं सब लोग मुझे। तब वह आवेश में भावुकता में आकर वहाँ से चला जाता है। तब उसका मदन का चेहरा बहुत ही अधिक सुंदर दिखने लगता है। शब्दार्थ देखेंगे। शफक यानी कि उजली, मीनू यानी व्यंजन सूची, निशंग यानी अकेला, जनदेशमय यानी कि शोरगुल युग या जनरवमय है। हिम यानी बर्फ, ह्यू यानी बर्फ, प्रेस्टीज यानी कि इज्जत, वेदना यानी पीड़ा। धन्यवाद।